हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ध्रुवल। और फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं अपनी सीए फाइनल की मैंने कैसे आईडीटी की प्रिपरेशन करी थी वो मैं स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। इसमें जैसे मैंने जुलाई 21 में एग्ज़ाम्स दिए थे, मैं 51 मार्क्स आए थे। मार्क्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या क्या गलतियाँ मैंने करी थी, क्या क्या मेरे से छूट गया था, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। और मैंने कैसे सेल्फ स्टडी करी थी वो भी आपसे मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने क्या किया था, एबीसी एनालिसिस किया था। एबीसी एनालिसिस हम इसलिए करते हैं कि हमें क्या किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इसलिए कि हमें क्या छोड़ के जाना चाहिए। वो छोड़ना तब होता है फ्रेंड्स अगर हमारे पास बिल्कुल टाइम कम बचा है, या फिर अल्टीमेटली लास्ट में हम नहीं कर सकते उतना सारा सिलेबस। तो फिर उस केस में हम एबीसी एनालिसिस को यूज़ करते हैं वो छोड़ने के लिए। अदरवाइज़ फिर हमें करना सारा ही होता है, बस किसके ऊपर बेसिक ज़्यादा ध्यान देना है वो हम यूज़ करते हैं एबीसी एनालिसिस के लिए। तो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने एबीसी एनालिसिस किया था वो आप हर सब्जेक्ट्स के लिए मैंने इसी तरीके से यूज़ किया था, तो आप भी इसको इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने अतुल सर का एबीसी एनालिसिस जो वो डालते हैं वीडियोस, उसका बेस लिया था। अतुल सर जो जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया था। तो ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने डाल रखा है अपना एबीसी एनालिसिस। तो ये उसके स्क्रीनशॉट है। जैसे कैटेगरी ए चैप्टर्स इसके अंदर ये चैप्टर्स सर ने दिए हुए हैं। ये चैप्टर नंबर एज़ पर आईसीए मॉड्यूल है, और कस्टम्स का ये है। और कैटेगरी बी ये दिखाता हूँ मैं आपको, और बाकी कैटेगरी सी पूरा ये है पूरा। तो ये इससे मैंने समझा कि भाई सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी चैप्टर्स कौन से हैं। और फिर उसके बाद मैंने अपना भी सेल्फ भी एनालिसिस किया था। जैसे मैंने सबसे पहले क्या देखा, आईसीए ना एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट डालता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि हर चैप्टर से कितना कितने मार्क्स का वेटेज है। तो ये फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा आईसीए की वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कहाँ कहाँ जाके मिलेगा। जैसे अगर आप जाएंगे आईसीए की वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे मेन्यू में जाएंगे और स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बोर्ड ऑफ स्टडीज़ नॉलेज पोर्टल में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे सेक्शन वाइज वेटेज फॉर सब्जेक्ट्स, यहाँ पे फ्रॉम मई 20। तो आप देखना, अभी मैं इसमें सबसे आखिरी में है आईडीटी का। ये देखिए आप, ये है आईडीटी 100 मार्क्स। तो इसको मैंने प्रिंट भी कर लिया था ताकि मेरे को ईजी हो जाता थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखाऊँ कि आईडीटी के अंदर जीएसटी के अंदर 75 मार्क्स का जो है, इसके अंदर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया हुआ है और चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कस्टम्स को भी 25 मार्क्स को 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, 1, 2 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जैसे अगर इन चैप्टर्स को हम देखें कि ऐसे के मॉड्यूल के चैप्टर्स के हिसाब से कौन कौन से हैं, वो आपको बता देता हूँ एक बार। तो जैसे ये ऐसे के मॉड्यूल है, इसके अंदर सबसे पहले ही यहाँ पर ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आईसीए का मॉड्यूल है। तो ये मैंने ऊपर लिखा भी होगा कि जो आईसीए नीचे यहीं पे लिखा हुआ है सेक्शन वाइज यहाँ पे। तो इसके अंदर फ्रेंड्स सबसे पहले जैसे आप यहाँ देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 को छोड़ के चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक, 2 से 8 ये इसको सेक्शन 1 है। ये सेक्शन 1 का मतलब ये हो गया 35 से लेकर 50 मार्क्स तक। इसमें लिखा हुआ है 45 टू 65%। परसेंटेज में है 45 टू 65, लेकिन 75 मार्क्स का। तो ये बनते हैं 35 से लेकर 50 मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सेकंड जो आपका वो बनता है वो है चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक। ये सेकंड सेक्शन बनता है, प्लस चैप्टर नंबर 20। तो ये दो मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर्स यहाँ से, और प्लस चैप्टर 20, चैप्टर नंबर 20 ये वाला। ठीक है, तो ये सेक्शन 2 बनता है। सेक्शन 2 कितने मार्क्स का फ्रेंड्स, 8 से लेकर 23 मार्क्स तक का, 23 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 4 कौन सा है, 17, 18 प्लस चैप्टर नंबर 1, ये वाला चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 24। ओके सॉरी, 17, 18 प्लस चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 24, सेक्शन 4 बनता है ये वाला। और ये कितने मार्क्स का फ्रेंड्स, ये है 4 से लेकर 8 मार्क्स। और सबसे बढ़िया जो मेरे को लगता है ना, इसके अंदर सेक्शन 3 लगता है, बड़ा छोटा सा सेक्शन है। चैप्टर नंबर 19, 21, 22 और 23, 4 चैप्टर्स हैं सेक्शन नंबर 3। और ये कितने मार्क्स का है फ्रेंड्स, सेक्शन 3 ये है 8 से लेकर 20 मार्क्स का। तो सबसे कम इसमें चैप्टर्स हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी इसमें मिलते हैं। तो ये हो गया आपका जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद कस्टम्स का अगर बात करें, तो अगर कस्टम में चैप्टर नंबर 1 के अंदर 2 यूनिट्स हैं, तो इसका यूनिट नंबर 1 जो है
ये सेक्शन 3 का है और प्लस चैप्टर नंबर 8 का यूनिट 1। तो ये वाला और ये वाला और ये वाला कितने मार्क्स का बनता है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं आप। 2 से लेकर 2.5 से लेकर 5 नंबर का, ये सिर्फ दो यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 ऑफ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये बनते हैं। सेक्शन 1 है ये 10 से लेकर 16 मार्क्स का। और उसके बाद चैप्टर नंबर 5, 6, 7 प्लस यूनिट 8 का चैप्टर 8 का यूनिट 2, ये है सेक्शन नंबर 2। और ये है 5 से लेकर 11 मार्क्स का। जो ये मार्क्स हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर दोनों कवर होते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी और एमसीक्यूज भी, तो सब कुछ मिला के होते हैं ये। तो इस तरीके से मुझे पता चला कि भाई किसके अंदर से ज़्यादा सबसे पेपर बनता है। तो अगर आप देखेंगे चैप्टर पहले 8 चैप्टर से ही पूरे पेपर का 50 मार्क्स का बन सकता है मैक्सिमम। तो ये 8 चैप्टर जो हैं सेकंड से लेकर 8 तक, 8 नहीं 7 बोलेंगे, चैप्टर नंबर 2 से लेकर 8, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद तो जैसे मैंने अगर इसका एनालिसिस किया, यहाँ से पूरा देखा, ठीक है, तो मुझे ये सब नॉलेज मिली। उसके बाद प्लस साथ में ही सर का जो वो है कैटेगरी जो ABC एनालिसिस, इससे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी सर ने भी उसी तरीके से किया हुआ है। आप देखेंगे चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 7 वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो सर ने टाइम ऑफ सप्लाई को कैटेगरी B में रखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से कैटेगरी 1 में, मतलब ये पूरा एक ही है। तो इस कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने कैसे किया था, अब देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने अतुल सर का बेस लिया, फिर सेल्फ कैसे किया था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से किया। फिर मैंने क्या किया था, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया था और MTP एनालाइज किया था। कैसे किया था आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे ये देखो MTP मैंने एनालिसिस कर रखे हैं यहाँ पे कि भाई MTP से कहाँ से पेपर बन रहा है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर एनालाइज करते हैं। तो अब मैं देखो यहाँ पे मैं कर नहीं पाया था क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे इतना नॉलेज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ा, तो देखो मैंने प्रीवियस ईयर एनालाइज नहीं कर रखा है यहाँ पे, लेकिन कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने का सबसे आसान तरीका क्या है फ्रेंड्स, जैसे अगर आपको स्टार्टिंग में करना है, जैसे मैं आपको तरीका बताऊँगा आगे आगे कैसे करना है प्रीवियस ईयर को एनालाइज, खुद कैसे करना है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में करना है ना एनालाइज, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अतुल सर क्या करते हैं हर एग्ज़ाम के बाद, समझो ऐसे IDT का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो एग्ज़ाम के बाद ना वो अपना उसके ऊपर रिव्यू वीडियो डालते हैं कि पेपर कैसा था क्या था। तो आप क्या कर सकते हो ना कि उनका वीडियो देखोगे ना, तो वो क्या करते हैं ना, हर क्वेश्चन को देखते हैं और बताते हैं कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया था और कौन से कैटेगरी का था, ये वो बोलते हैं वो। तो आप क्या कर सकते हो ना, जैसे उनकी वीडियो देखोगे, वो 5 मिनट के अंदर ना पूरा पेपर रिव्यू कर देते हैं कि क्वेश्चन 1 अच्छा ITC का था, क्वेश्चन 2 यहाँ का था, क्वेश्चन 3 GST ऐसे था, क्वेश्चन 4 वैल्यू सप्लाई का था। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप साथ साथ नोट करते रहो और फिर उसके बाद आप अपना लिख लो यहाँ पे आखिरी में, जैसे यहाँ पे कि भाई क्वेश्चन 1 इसका था, इसका था। तो फिर आपको एकदम से एनालिसिस मिल गया, विद इन 5 मिनट्स आपने एनालाइज कर दिया। अदरवाइज़ आप किसी भी टीचर का भी एनालिसिस ले सकते हो। आजकल टीचर्स डालते हैं कि कौन से चैप्टर कौन से उसका था। तो उस तरीके से आप स्टार्टिंग में अगर एनालाइज करना है तो इस तरीके से कर सकते हो किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को। जैसे देखो मैंने MTP पूरा एनालाइज कर रखा है, जिससे मेरे को नॉलेज हुई, मैंने MTP एनालाइज करना शुरू किया। तो देखो इसमें क्या था ना कि आप इसको एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है प्रीवियस ईयर को, MTP को। जब हम यहाँ पे लिख देंगे, समझ लो हमें पता चल गया POS से चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, और इंट्रो चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आना है। तो इससे हमें पता चलता है कि पेपर क्वेश्चन बन कहाँ से नहीं, कि चैप्टर से बन रहे हैं मोस्टली। तो एटलीस्ट आपको 2 प्रीवियस ईयर को एनालाइज जरूर करना चाहिए। और MTP को एनालाइज करने का बेनिफिट क्या होगा, समझ लो जैसे प्रीवियस ईयर में कुछ भी पैटर्न था, समझ लो जैसे कॉस्टिंग के अंदर क्या था SCMP में, कि पहले कॉस्टिंग में किसी टाइम पे कॉस्टिंग में स्टार्टिंग में 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता था और 20 मार्क्स का थ्योरी आता था, ठीक है। लेकिन धीरे 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 ये रेशो जाते जाते पहले 60 और 40 पे गई, फिर अब 50-50 पे आ गया। तो अब 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है, 50 मार्क्स की थ्योरी आती है उसके अंदर SCMP में। तो अगर कुछ भी प्रीवियस ईयर के मुकाबले में कुछ नए चेंजेस आने वाले हैं, कुछ भी पैटर्न चेंज होने वाला है, तो ICI वो MTP के अंदर डाल देता है। तो इसलिए हमें MTP एनालाइज करना भी ज़रूरी है। अब जैसे आप मेरी तरह सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको मैं धीरे धीरे वो बताऊँगा मैं किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं MTP चैप्टर वाइज। जैसे मैं अभी आपको बताऊँगा आगे, तो वैसे वैसे हम देखते जाएंगे। तो आप देखते हैं, अभी तो सबसे पहले हमने किया ABC एनालाइज कैसे किया अतुल सर से, और फिर सेल्फ हमने कैसे किया, ICI का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा और प्रीवियस क्वेश्चंस को देखा और MTP को देखा। ये हम चैप्टर वाइज करते चलेंगे धीरे धीरे इन दोनों को, और ये हमें स्टार्टिंग में पता चल जाएगा जब हम तैयारी करनी शुरू करेंगे, ठीक है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने सोर्सेज़ क्या यूज़ करे थे। सबसे पहले नोट्स मैंने पढ़ाई कहाँ से करी थी, आईसीए के मॉड्यूल से करी थी। फ्रेंड्स आईसीए के मॉड्यूल से मैं आपको बताना चाहूँगा, जीएसटी का मॉड्यूल तो बहुत बढ़िया बना हुआ है। कस्टम्स के मॉड्यूल के अंदर थोड़ी-सी दिक्कत है, थोड़ा लेंथी है, तो वो आप चाहे तो किसी टीचर के उससे भी कर सकते हैं, एनी टीचर, ठीक है? एनी टीचर के उससे कर सकते हैं। मैंने तो इससे ही किया था, दोनों आईसीए के उससे किया था। उसके बाद मैंने अमेंडमेंट्स मैंने करी थी दीपक गुप्ता सर की वीडियोज़ से, ठीक है? मतलब जो अमेंडमेंट क्लासेस देखी थी मैंने, वो दीपक गुप्ता सर, मैंने और भी देखी थी, जैसे मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूँगा, सब बढ़िया थे, लेकिन मेरे को सबसे बढ़िया दीपक गुप्ता सर की लगी थी। वो आप कंसिडर कर सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी डिटेल से अमेंडमेंट समझाई थी। मैंने और टीचर्स भी देखे थे, लेकिन सबसे बढ़िया मेरे को दीपक गुप्ता सर लगे थे, ठीक है? अब क्वेश्चंस मैंने कहाँ से करे थे? फ्रेंड्स क्वेश्चंस मैंने करे थे आईसीए के मॉड्यूल वाले, जो बैक में क्वेश्चंस दिए होते हैं, आखिरी में बैक में दिए होते हैं, और इलस्ट्रेशंस दी होती हैं, जो भी दी होती हैं, सब मैंने क्वेश्चन आईसीए के मॉड्यूल वाले ही करे थे। कोई मैंने क्वेश्चन बैंक नहीं किया था। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने मेरे पास टाइम कम था, अदरवाइज़ मैं दिखाऊँ, मैंने क्वेश्चन बैंक परचेज़ किया था। ये देखो, मैंने अतुल सर का क्वेश्चन बैंक परचेज़ किया था, आपको पता होगा अतुल सर का। ये देखो, अतुल सर का परचेज़ किया था मैंने आईडीटी का, लेकिन बहुत लेट आया था, तो तब तक टाइम बहुत निकल चुका था, इसलिए मैं कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं कर पाया था। लेकिन यही मेरी कमी रहेगी, जो 51 मार्क्स के अंदर जो मेरे आए हैं, 60 मार्क्स क्यों नहीं आए, मेरे एग्जामिनेशन क्यों नहीं आई, कि मेरा कोई मैंने क्वेश्चन बैंक ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई नहीं कर पाया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जैसे मैंने आईसीए के मॉड्यूल से क्वेश्चंस करे थे, आप अतुल सर के क्वेश्चंस आप करें, क्योंकि मुझे अतुल सर का क्वेश्चन बैंक बेस्ट लगता है। क्योंकि अतुल सर ऐसे का क्वेश्चन बैंक जो मैंने देखा है, कि इसके अंदर ना बिल्कुल प्योर आईसीए का, जो ऐसे जैसे आईसीए लिखते हैं ना मार्क्स, आईसीए जैसे आंसर लिखता है, वैसे ही आंसर लिखे होते हैं अतुल सर ने, मतलब बिल्कुल डिट्टो, ऐसे कुछ चेंजेस नहीं करे होते। तो मुझे अतुल सर का क्वेश्चन बैंक अच्छा लगता है। मैंने डीटी में भी अतुल सर का क्वेश्चन बैंक फॉलो किया था। इसमें एक चीज़ दिखाया तो मैं अतुल सर के क्वेश्चन बैंक में, जैसे सेक्शन ए जो होता है ना अतुल सर का, वो उसमें होते हैं वो आईसीए वाले क्वेश्चंस, आईसीए वाले। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप सेक्शन ए जो है वो आईसीए के मॉड्यूल से करें, या फिर अगर आप नहीं, आपके परचेज नहीं कर रखे मॉड्यूल, तो आप इसी से कर सकते हैं। और सेक्शन बी के अंदर सर ने एडिशनल क्वेश्चन डाल रखे होते हैं। तो एडिशनल क्वेश्चन मतलब पिछली एमटीपी के, आरटीपी के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए मैं अब वापस आते हैं कि क्वेश्चन मैंने कहाँ से करे थे। एक तो मैंने आईसीए मॉड्यूल्स करे थे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने क्या करा था, प्रीवियस ईयर पेपर्स करे थे मैंने, एमटीपी और आरटीपी। कौन सा करा था प्रीवियस ईयर, देखो मैंने जनवरी 21 का किया था, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट एक और करना चाहिए, नवंबर 20 का भी आपको करना चाहिए, मतलब 2 करने चाहिए एटलीस्ट अपने टाइम से पहले वाले। तो मेरे टाइम से पहले जनवरी 21 नवंबर 20 बनता था, तो वो एमटीपी अपने टाइम के, जैसे मेरे मई टाइम था, तो मई के 2 निकलते हैं, तो मैं मई के 2 एमटीपीज करे थे, आरटीपी मई 21 का किया था मैंने, ठीक है? तो ये हो गया क्वेश्चंस मैंने कहाँ से करे थे, 2 जगह से करे थे, आईसीए के मॉड्यूल से, और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एमटीपी और आरटीपी से। लेकिन जैसे अगर आप समझ लीजिए कोई भी आप क्वेश्चन बैंक परचेज कर रहे हैं, उसके अंदर हमेशा कोई भी क्वेश्चन बैंक आपके उसके लिए आएगा ना, तो उसके अंदर लेटेस्ट एमटीपी नहीं हो सकते, क्योंकि वो तब तक वो आए ही नहीं है। तो आपको वो जरूर करनी है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन में फॉलो भी कर रहे हैं। और आरटीपी भी नहीं होगा उसके अंदर हमेशा, और लेटेस्ट प्रीवियस ईयर भी नहीं होगा जो आपका अटैम्प्ट का, क्योंकि उसका सजेशन आंसर अभी तक नहीं आया। तो आपको अपने अटैम्प्ट के तो करने ही पड़ेंगे, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हैं, आपको अपने अटैम्प्ट का ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स? चलो अब एमसीक्यू मैंने कहाँ से करे थे? एमसीक्यू फ्रेंड्स मैंने करे थे आईसीए की बुक से। आईसीए की बुक में 2 तरीके के एमसीक्यूज़ गिवन है। आईसीए की जो अलग से एमसीक्यू बुक आती है, उसके 2 तरीके के एमसीक्यूज़ गिवन है, इंडिविजुअल एमसीक्यूज़ और केस स्टडी। देखो केस स्टडी एमसीक्यूज़ मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम बचा था आखिरी में, ठीक है? लेकिन इंडिविजुअल एमसीक्यू मैंने कैसे करे थे, बहुत अच्छा तरीका करा था मैंने इंडिविजुअल एमसीक्यूज़ का। मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे ना एक शीट मिली थी, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड। तो फ्रेंड्स मुझे ये शीट मिल गई थी, इसके अंदर ना इसके अंदर चैप्टर वाइज जो आईसीए के एमसीक्यूज़ हैं ना, उनको चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ था। तो पहले जो 100 एमसीक्यूज़ हैं, ये देख सकते हैं आप, उनको चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ था। तो मैंने यहाँ से जैसे मैं समझ लो चैप्टर करता था, वैसे वैसे एमसीक्यूज़ भी करता जाता था, वो आपको मैं बताऊँगा अभी। तो एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ से करे थे, और प्लस मेरे को ना मनोज बत्रा सर का एक्सप्लेनेशन बुक मिल गया था एक, उन्होंने फेसबुक पर डाला हुआ था अपनी। तो ये देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये मनोज बत्रा सर का है। इसके अंदर सर ने ना एमसीक्यूज़ भी गिवन है, उसके बाद ना उनकी एक्सप्लेनेशन गिवन है। देखो कोई सा भी एमसीक्यू देख लो, जैसे 4.2 है, तो इसका कैलकुलेशन यहाँ पे आंसर भी गिवन है, उसका कैलकुलेशन गिवन है। तो ये मेरे अटेम्प्ट में था। तो अब लेटेस्ट अटेम्प्ट का आप देख लेना, उन्होंने डाला होगा, नहीं तो आप देख सकते हैं कैसे करना है। तो ये इस तरीके से कुछ भी मेरे को डाउट आता था कि समझ नहीं आ रहा है, तो मैं वहाँ से उनको देख लेता था, एक्सप्लेनेशन को समझ लेता था, ठीक है?
बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जैसे समझ लो आईसीएआई का एमसीक्यू बुक तो ऐसे सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा करने हैं, जैसे रवि अग्रवाल सर ना फ्री ऑफ कॉस्ट डालते हैं अपना एमसीक्यू कंपाइलर, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं या वो यूट्यूब पे भी डाल देते हैं। तो रवि अग्रवाल सर के उसके अंदर क्या है ना, जैसे आईसीएआई जो डालता है वो लेटेस्ट दे देते हैं एमसीक्यू बुक, लेकिन अगर आपको समझ लो प्रीवियस ईयर एमटीपी जो है या आरटीपी जो है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको नहीं मिल सकते हैं क्योंकि वो तो रिलीज़ ही नहीं होते। तो एमटीपी और आरटीपी के जो क्वेश्चंस है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, वो आपको रवि सर की बुक से मिल जाएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, और रवि सर की बुक में ना आपको चैप्टर वाइज भी डिवाइडेड मिल जाता है सामान सारा। तो जैसे समझ लो केस स्टडीज़ हैं, वो भी आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। तो मैं एक बोलूँगा, पहले आप आईसीएआई का एमसी बुक करो, फिर उसके बाद रवि सर का एमसी का कंपाइलर करो, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, चलो अब मेन बात आते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैंने कैसे फॉलो करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये मेन चीज़ है। जैसे सबसे पहले क्या था, मैंने करी थी रिवीजन वीडियोस ऑफ मनोज बत्रा सर। अब क्या था, मेरे टाइम पे सर ने अपना पूरा रिवीजन बैच जो था एक अटैम्प्ट पहले का नवंबर 20 का जो बैच था, सर ने वो पूरा डाल दिया था यूट्यूब के ऊपर। 35 आवर्स का बैच था वो। तो मुझे काफ़ी अच्छा, मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट समझ लो, मेरे को रिवीजन वीडियोस मिल गई थी। तो इस तरीके से अब सेल्फ बोलेंगे, शायद मुझे सेल्फ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे को पूरा रिवीजन वीडियोस मिल गया था सर का। तो मैंने वो रिवीजन वीडियोस देखा था, अराउंड 35 आवर्स ही थे जहाँ तक मुझे याद है, शायद थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अमेंडमेंट वीडियोस, जैसे चैप्टर सबसे समझ लो चैप्टर नंबर 1 किया मैंने रिवीजन वीडियोस से सर का। फिर उसके बाद मैं उसी की चैप्टर की अमेंडमेंट वीडियो भी देख ली थी दीपक गुप्ता सर की, साथ साथ ही। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने रिवीजन वीडियो देखी, फिर अमेंडमेंट वीडियो देखी चैप्टर नंबर 1 की। फिर उसके बाद मैंने उस चैप्टर को पढ़ा आईसीएआई के मॉड्यूल से, कंसेप्ट नोट्स। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पूरा मॉड्यूल करे थे, आपको दिखाया तो मैं एक बार, ये देखो, एक बार मैं साइड करता हूँ इसको, ये देखो। तो ये चारों मॉड्यूल मैंने आईसीएआई के फॉलो करे थे, ये देखो 1 2 3 4 ये। तो ये देखो, यहाँ पे मैं रेड पेन यूज़ करता था। मुझे किसी और टीचर का मॉड्यूल इसलिए मैंने नहीं पढ़ा था इस टाइम पे, क्योंकि ना मुझे वो नहीं, यकीन सा नहीं होता, ट्रस्ट इशू होता था कि भाई उन्होंने पूरा कवर कर रखा होगा कि नहीं कवर कर रखा होगा। जब हम मॉड्यूल करते थोड़ा भारी तो पड़ता है, थोड़ा सा बड़ा तो है, लेकिन फिर उसका बेनिफिट भी होता है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ईजी भी हो जाता है। अब देख सकते हैं मैंने पूरा मॉड्यूल कर रखा है ये। ठीक है, और फ्रेंड एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं सीए फाइनल का, तो या कोई भी किसी भी लेवल का सीए के अंदर, तो जैसे अगर आईसीएआई कुछ भी अपने मॉड्यूल में कुछ चेंजेस करता है, कुछ अमेंडमेंट्स करता है, समझ लो उन्होंने मॉड्यूल तो लॉन्च कर दिया लेटेस्ट अटैम्प्ट के लिए, लेकिन उसमें कुछ भी गलतियां हैं या कुछ भी अमेंडमेंट्स हैं उसके अलावा भी, तो वो फ्रेंड्स अडेंडम की तरह, या कॉरिगेंडम क्या होता है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। अडेंडम क्या होता है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ आ जाता है। जैसे हमारे टाइम पे फेसलेस असेसमेंट आ गया था कस्टम्स के अंदर, तो आईसीएआई ने अलग से एडेंडम निकाला था। तो ये भी फ्रेंड्स आप जरूर चेक कर लें अपने सब्जेक्ट का, कि जैसे स्टडी मटेरियल के अंदर जाके मैं दिखाता हूँ कहाँ पे जाके चेक करना होता है। जैसे आईसीएआई की वेबसाइट है, समझ लो ये। ठीक है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे गए बोर्ड स्टडी नॉलेज पोर्टल के अंदर ही फाइनल कोर्स में गए। ठीक है, ओके, यहाँ पे नॉलेज पोर्टल में गए, हम फाइनल कोर्स में गए। यहाँ पे समझ लो हमारा सब्जेक्ट है लेटर सपोज आईडीटी। ठीक है ना, आईडीटी में गए तो स्टडी देखो, जैसे ये भी देखो स्टडी गाइडलाइंस भी आई हुई हैं। तो इस तरीके से ना स्टैट्यूटरी अपडेट, स्टडी गाइडलाइंस और स्टडी मटेरियल में कुछ चेंजेस होते हैं। तो जैसे स्टडी मटेरियल है यहाँ पे, अभी तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो यहीं पे ना यहाँ पे कॉरिगेंडम या एडेंडम लिखा आ जाता है। तो इस तरीके से आप ये भी जरूर ध्यान दीजिएगा कि कुछ इसमें कुछ चेंजेस वगैरह तो नहीं है ना। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने आईसीएआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस करे थे। अच्छा, यहाँ पे जो एक कैच है ना, सबसे बढ़िया बात यहाँ पे है, अब फ्रेंड्स क्वेश्चन करते हैं आपको क्या ध्यान देना है, एक चीज़ जो सबसे मेन चीज़ जो मुझे लगती है इसके अंदर, जो मैंने फॉलो करी थी, जो सबसे अच्छी लगी थी मेरे को, कि जैसे समझ लो आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपने किया, आपने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लिया, ये सारा क्वेश्चन 5 कर लिया आपने। अब आप एक चीज़ क्या कर सकते हो, जैसे सेक्शन 10 का क्वेश्चन 5, तो ना आप यहाँ पे मार्क कर लोगे, या फिर आप क्या करोगे, सेक्शन 10 है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5.7 पे 57 पेज के ऊपर है, तो ना आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 मेंशन कर दोगे। तो जब आप नेक्स्ट टाइम आप रूल्स पढ़ रहे होंगे ना, लॉ पढ़ रहे होंगे, आप साथ साथ ऐसे आप टॉपिक करेंगे, साथ के साथ उस टॉपिक का क्वेश्चन भी कर लेंगे। उससे क्या होगा ना, आपको उस टॉपिक के ऊपर और भी अच्छी ग्रिप आ जाएगी। तो ये पहले समझ लो मैंने 4 पॉइंट पढ़ा, ये सेक्शन 10 का टॉपिक पढ़ा मैंने, ये पढ़ लिया, पूरा ख़त्म कर लिया। अब मुझे पता है इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 5 करना है, तो मैं ना क्वेश्चन नंबर 5 भी साथ साथ ही करता चलूँगा। उससे क्या होगा,
मेरा और अच्छा क्लियर हो जाएगा टॉपिक, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बाय द टाइम आप नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज़ करोगे, तो आप पूरा लॉ पढ़ रहे होंगे, बाय द टाइम आप लॉ ख़त्म करोगे, तब तक आपके सारे क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये फ्रेंड सबसे अच्छी टेक्निक जो आप आईडीटी में, लॉ में, ऑडिट में, इन सब, इनफैक्ट एफआर, सारे सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हो। मुझे लगता है डीटी को छोड़ के सारे सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हो टॉप ये टेक्निक, क्योंकि डीटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सारे पूरा चैप्टर ही यूज़ होता है इकट्ठे। लेकिन हर बाकी सब सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन करते चलेंगे, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट आ जाएगा टॉपिक के ऊपर। कुछ बच्चे होते हैं जिनको ऐसा नहीं चाहिए होता, उनको चाहिए होता है आखिरी में ही हम टेस्ट करना चाहते हैं अपने आप को, तो वो फिर आखिरी में क्वेश्चन कर सकते हैं पूरा चैप्टर पढ़ के। अदरवाइज मेरे को एक चीज़ से कंफर्ट आता था, तो मैं ऐसे करता था। और फ्रेंड्स क्वेश्चन करते जैसे आप एक चीज़ और ध्यान दें, जैसे अगर आप समझ लो क्वेश्चन कर रहे हो, तो आईसीआई के क्वेश्चन में कैसे आंसर कैसे लिखे होते हैं, सबसे पहले लॉ गिवन होता है, फिर उसका एनालिसिस होता है क्वेश्चन के हिसाब से, कि अगर हम उस लॉ को क्वेश्चन के फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से उसका आंसर निकलेगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन से दो ही पार्ट, आंसर से दो ही पार्ट में लिखना होता है। जैसे मतलब आईसीआई लिखता है, एक तो लॉ और फिर उसका एनालिसिस, बस दो पार्ट में। तो सबसे पहले इस ऊपर ऊपर जैसे लॉ लिखना होता है अपने को, तो आप ये ना सोचें कि आपको लॉ का एक टू वर्ड याद करना पड़ेगा, ये सब कुछ याद करना है। सेक्शंस ज़रूरी है बिल्कुल, मतलब कहते हैं कि नहीं ज़रूरी है, तो सर कहते हैं ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ सेक्शंस जैसे होते हैं वो आपको अगर सेक्शन वाइज करते हो ना चैप्टर को, तो आपको ईजी पड़ते हैं बल्कि सेक्शन से चैप्टर को याद करना। तो लेकिन आपको ये नहीं है कि बिल्कुल लॉ की डिटो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। जब आप कर रहे होंगे ना, आपको लगेगा यार कुछ याद ही नहीं हो रहा है लॉ तो बिल्कुल भी, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है फ्रेंड्स। आपको सिर्फ लॉ को समझना है, आप उसको अपने वर्ड्स में लिख के आएंगे लॉ को पेपर के अंदर, तो चल जाएगा। तो बस लॉ को लिखना है, सबसे पहले लॉ लिखना है, फिर उसको अप्लाई करना है इन द गिवन केस। बस दो तरीके से आंसर को करना है, दो मतलब दो सेक्शन में करना है लॉ आंसर को। और लॉ को ऐसे बिल्कुल रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, लॉ को समझो, और सेक्शन को भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। याद हो रहा है ठीक है, नहीं तो आप लॉ को समझो मेनली। सेक्शन हाँ बिल्कुल, कहीं कहीं जैसे सेक्शन 70 से 74, वो आपको याद, सेक्शन पढ़ोगे तभी, मतलब सेक्शन का नंबर याद करोगे ना, तो उससे बल्कि ईजी, ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू बिना सेक्शन को याद करे। और फाइनल में फ्रेंड्स सेक्शन कहते हैं मतलब याद भी करने ज़रूरी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं क्या कर रहा, सबसे पहले हमने रिवीजन वीडियो देखी, अमेंडमेंट वीडियो देखी, आईसीए के मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, फिर हमने क्वेश्चंस करे आईसीए के, फिर उसके बाद हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहाँ से, फिर उसके हमने देखना है कि भाई ये इस चैप्टर से जब हमने एक चैप्टर कर लिया यहाँ 3 चीज़ों से, फिर हमने देखना है कि क्या उस चैप्टर के कोई क्वेश्चन आरटीपी में गिवन है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में ही कि आपको आरटीपी करनी है, मैंने आरटीपी करी थी, एमटीपी करी थी, प्रीवियस ईयर करे थे। ठीक है, तो मैंने कैसे करे थे, मैं चैप्टर वाइज करता गया था, मैंने स्टार्टिंग में नहीं कर लिए थे सारे के सारे, या स्टार्टिंग में उसका एनालिसिस नहीं कर लिया था एमटीपी का पूरा पूरा, मैंने चैप्टर वाइज करता गया था, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, मुझे पता ही नहीं है कि कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है। जैसे मैंने पूरा ये एनालिसिस कर रखा है यहाँ पे एमटीपी का, मुझे पता ही नहीं कौन से चैप्टर कौन सा क्वेश्चन है, तो मैंने क्या किया था, पहले पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया, अपनी तरीके से पूरी तैयारी कर ली। फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप दो जगह से करने हैं, तो मैं तो बोलूँगा पहले, सबसे पहले आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए किसी भी टीचर के, जैसे अतुल सर का क्वेश्चन बैंक या किसी भी टीचर का क्वेश्चन बैंक आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक करेंगे, फिर जो इसके बाद, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया कुछ क्वेश्चन बैंक ऑफ एनी टीचर, यहाँ पे एनी टीचर का क्वेश्चन बैंक करेंगे। जब आप यहाँ 4 जगह से कर लेंगे चैप्टर को, फिर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं कौन से, अपने आरटीपी के, आपको ढूंढना है, आरटीपी में क्वेश्चन तो नहीं है, उसी तरीके से ढूंढना है एमटीपी पे क्वेश्चन तो नहीं है। एमटीपी में आपने समझ लो, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं एमटीपी करता था, मैंने अपने अटैम्प्ट के एमटीपी प्रिंट कर लेते, मेरे को प्रिंट करके ही समझ आता था। ठीक है, देखो मैंने केस सिनेरियो नहीं कर रखे, क्योंकि मेरे को ऐसे आखिरी में टाइम कम हो गया था, देखो, लेकिन क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो यहाँ पे मैंने मार्किंग भी कर रखी है सारी, कौन सी चैप्टर के, समझ लो मैंने चैप्टर नंबर 6 किया था। ठीक है, तो मैंने ढूंढ लिया, फिर उसका अच्छा चैप्टर 6 का कोई क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे लिख लिया, और साथ ही साथ यहाँ पे भी लिख लिया चैप्टर 6 का क्वेश्चन, ये देखो। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, मेरी धीरे धीरे करके ना पूरी लिस्ट तैयार हो गई। बाय द टाइम मैंने पूरा सिलेबस ख़त्म किया, ये मेरी पूरी लिस्ट तैयार हो गई। अब मुझे पता चल गया भाई पेपर कहाँ से आने वाला है, या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ABC एनालिसिस हम करते हैं। तो ये हम इस तरीके से एमटीपी करने हैं, इसी तरीके से आरटीपी करने हैं, और इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, चैप्टर वाइज। उसके बाद उससे क्या होता है ना, आपको एकदम से बाहर नहीं पड़ता आखिरी में ये सारा करने का। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गए, तो क्वेश्चन हमने 3 जगह से, यहाँ से 3 जगह से क्वेश्चंस कर लेने हैं। उसका एमसीक्यू, अब एमसीक्यू मैं आपको बताया ऐसे कि मैंने यहाँ से करे थे, मैं तो दिखा भी देता हूँ आपको। आईसीआई का बुक तो चलो अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन आपको मैं दिखाया था, जैसे कुछ भी डाउट वगैरह आता था तो मैं यहाँ पे सर का एक्सप्लेनेशन उठा के देख लेता था। बाकी आपको बताऊँगा एमसीक्यूज़ यहाँ से, आप आईसीआई की बुक से आपको मैंने बताया, और रवि अग्रवाल सर के वहाँ से बताया।
तो फ्रेंड्स ये था मेरा मोस्टली प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कि मैंने कैसे तैयार करी थी अपनी आईडीटी। एक बारी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, मतलब एक बारी रिवाइज आदत बढ़ गई ना, रिवीजन कर लेते हैं आखिरी में बोलने की। तो सबसे पहले देख लेते हैं, लास्ट में देख लेते हैं हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले एबीसी एनालिसिस करना है फर्स्ट, अतुल सर से देखना है, और फिर सेल्फ करना है। सबसे पहले ये करना है, जब स्टार्ट करते हैं कुछ भी सिलेबस को, ये दोनों चीज़ें करनी है आपको। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे इसका एनालिसिस करते जाना, जैसे जैसे चैप्टर वाइज करते जाएंगे। सोर्सेज क्या क्या फॉलो करने से मैंने क्या क्या करे थे, नोट्स आईसीए के, जीएसटी और कस्टम दोनों के। मेरे को लगता है कस्टम्स के आप किसी और टीचर के देखेंगे तो बेटर रहेगा। मेरे को दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने रिवीजन वीडियो देखी थी ना ये सर की, तो मेरे को समझ आ गया था क्या चीज़ ज़रूरी करनी है, क्या चीज़ नहीं भी पढ़नी कस्टम्स के अंदर, नोट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद दीपक गुप्ता सर की मैंने वीडियोस देखी थी, मैनेजमेंट की वीडियोस बहुत बढ़िया लगी थी मेरे को, बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं सर, अच्छे से पढ़ाते हैं। नोट्स ये हो गए। क्वेश्चंस कहाँ से, मैंने आईसीआई मॉड्यूल से करे थे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे थे एमटीपी, आरटीपी और प्रीवियस ईयर के। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट क्या करा है मैंने, किसी भी एनी टीचर का आप क्वेश्चन बैंक फॉलो कर सकते हैं, मेरे हिसाब से अतुल सर का इज़ बेटर। ठीक है, चलिए एमसीक्यू मैंने कहाँ से करे थे, एमसीक्यू बुक से करे थे, और बत्रा सर की एक्सप्लेनेशन मेरे को मिल गई थी। एमसीक्यू बुक के अंदर इंडिविजुअल क्वेश्चंस कैसे करने, चैप्टर वाइज करते चलना है, जैसे आपको मैंने दिखाया था कि चैप्टर वाइज मुझे लिस्ट मिल गई थी यहाँ पे, ये लिस्ट मिल गई थी इस तरीके से। और केस स्टडी, हाँ देखो केस स्टडी के चैप्टर वाइज थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ना रवि सर की आप देखोगे एमसीक्यू कंपाइलर, तो उन्होंने ना केस स्टडी को भी चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो आपको ईजी पड़ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये केस स्टडी चैप्टर से है। या फिर अगर 2 चैप्टर्स के बाद भी समझ लो इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के कंसेप्ट्स हैं, तो सर ने क्या करा, चैप्टर नंबर 2 के बाद उस केस स्टडी को दे दिया है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये मुझे रवि सर के कंपाइलर के बाद में चीज़ को, मतलब रवि सर का जो कंपाइलर है, मुझे इसके बारे में बाद में नॉलेज मिली, इसलिए मैं केस स्टडी मेरी छूट ही गई थी पेपर के, मतलब तैयारी करने में, तो लेकिन इंडिविजुअल में कर पाया था। तो इस तरीके से आप केस स्टडीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप रवि सर को कंपाइलर को देखेंगे तो। ठीक है, और लास्ट में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियो देखी, ठीक है, फिर कंसेप्ट्स पढ़े, फिर क्वेश्चंस करे आईसीए के, फिर किसी भी और टीचर के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मैंने नहीं कर पाया था मैं। और फिर उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने करने ही हैं जो लेटेस्ट चीज़ों के, आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस ईयर्स के। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में एमसीक्यूज़ कर लेने हैं। तो वीडियो, कंसेप्ट, क्वेश्चंस, एमसीक्यू, बस ख़त्म। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ आईडीटी। और फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट हो कुछ और चीज़ के बारे में, आईडीटी के बारे में, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स मैंने ना इसी तरीके की वीडियो बना रखी है डीटी के ऊपर, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वो तो मैंने और भी थोड़ी अच्छी बनाई हुई है, डीटी में 67 मार्क्स थे, तो वो वीडियो काफ़ी अच्छी बनी हुई है, वो ज़रूर देखें। अगर आप आईडीटी की भी देख रहे हैं वीडियो कहीं पे जैसे भी। और एक और चीज़, जैसे कुछ भी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा। कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा चैनल है ध्रुवल के नाम से। ठीक है, ध्रुवल सीए चैनल के नाम से मेरा चैनल है, तो आप उस पे आपको सब डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।